कल मेरे दोस्त इसराइल सेठ जी के घर पे हमारे खासदार नितिन गडकरी जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो और उनके साथ में सुश्री सरोज जी जो भी खासदार करके इंट्रोड्यूस कराया गया था वो पहुंचे थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम समाज के लोगों से वो मिले, तो वहाँ काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स जमा थे समाज के। तो गडकरी जी ने जो अमेंडमेंट बिल आया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसके बारे में कहा है कि आप हिंदू या मुसलमानों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अफवाह फैलाई जा रही है कि ये ये मुसलमानों के खिलाफ ही आ रहा है करके। इस पर मैंने उनसे कहा कि ये बहुत ही स्वागत है कि सरकार बात कर रही है, क्योंकि आंदोलन तभी होते हैं जब डायलॉग बंद हो जाता है सरकार और समाज का या लोगों का। अगर ये डायलॉग पहले शुरू होता तो शायद यूपी में इतनी जाने नहीं जाती। ये भी मैंने कहा। फिर मैंने उनको कहा कि ये सवाल हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, ये सवाल संविधान और देश का है। तो हमने उनको एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया कि हमारे क्या ऑब्जेक्शंस है। उनमें से मैं आपको कुछ बता दूं जो उनसे चर्चा हुई। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा का है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये कहता है कि सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को, यहाँ की जो बाहर से घुस के बैठिए आए हैं, इलीगली आए हैं, उनको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। तो हमने कहा कि इस देश की सुरक्षा के साथ में सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि हम जब जानते ही नहीं, उनके पास कोई पेपर्स नहीं है, कौन लोग है ये, सचमुच कहाँ से आए, और उनको हम नागरिकता देंगे तो देश की सुरक्षा का क्या होगा। नंबर 2, हमने कहा कि संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई फर्क नहीं किया जाता, और यही बहाना भाजपा सरकार ने महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देने के लिए बनाया था। उनका कहना था कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, जबकि हाईकोर्ट ने कहा था कि मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन देना चाहिए। तो हमने वो याद दिलाया उनका स्टैंड और कहा जब धर्म के आधार पर आप फायदे नहीं दे सकते तो धर्म के आधार पर आप नागरिकता कैसी दे सकती हो या नागरिकता कैसी छीन सकते हो। तीसरा हमारा सवाल था कि ये एक्ट के आ जाने से, अमेंडमेंट से, एक बहुत बड़ा सेक्शन स्टेटलेस हो जाएगा, यानी उनको कोई देश नहीं होगा। वो है 2004 से 2014 के बीच में पैदा हुए बच्चे, जिनके माँ बाप ये साबित, दोनों में से कोई एक ये साबित नहीं कर पाया कि वो नागरिक नहीं है, तो वो बच्चों की नागरिकता ऑटोमेटिकली छिन जाएगी। इसका क्या जवाब है? ये जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो। तीसरा, पहली बार ये अमेंडमेंट से 2 एक्ट साथ में पढ़े जाने लगे अब सिटीजनशिप एक्ट के। वो है पासपोर्ट एक्ट 1920 और फॉरेनर्स एक्ट 1946, दोनों अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है। तो अगर वो कानून को पढ़ा जाए तो सेक्शन 9 जो है फॉरेनर्स एक्ट का, ये कहता है कि ये व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी साबित करना कि वो भारत का नागरिक है। ये सरकार की नहीं होगी जिम्मेदारी ये साबित करना कि वो नागरिक नहीं है। यानी जो एविडेंस एक्ट है, दूसरे कानून है, उससे बिल्कुल उल्टा। अब इसके साथ जब हम एनआरसी के रूल्स 2003 पढ़ते हैं तो उसमें ये हम देखते हैं कि अगर एनआरसी आता है तो हर नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो खुद जाकर के अपना नाम रजिस्टर में लिखवाए। मेरी छोटी सी समझ ये कहती है, जो मैंने उनको बोला, कि इसका मतलब ये होता है कि 125 करोड़ जो हमें सबको लाइन में लग के रजिस्टर में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। तो इसकी क्या जरूरत है? और इस तरह के कई सारे प्रश्न निर्माण होते हैं। बची बात एनपीआर की, तो पॉपुलेशन रजिस्टर ऑलरेडी 2010 में बना है, उसको सिर्फ अपडेट करने की जरूरत है, एडिशनल क्वेश्चंस जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडिशनल क्वेश्चन जुड़े हैं। सरकार के स्टेटमेंट्स अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, जिससे जनता में कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है। जनता यकीन नहीं कर पा रही कि कौन सच बोल रहा है। तो हमने उनसे विनती की कि आप सरकार से ये क्लियर कराइए कि एग्जैक्टली आप करने वाले क्या हो, और अगर आप चाहते हो कि लोग आप पर यकीन करें तो आपको इन सारे सवालों को एक्सप्लेन करने होंगे, इनके जवाब ढूंढने होंगे। तो वो इनमें से हमारे किसी भी शंका का समाधान नहीं कर पाए।
हमारा समाधान किसी भी शंका का हुआ नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे प्रश्न गडकरी जी हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होने से वो सरकार के सामने रखेंगे और देश के सभी नागरिकों के सामने ये जो, और ख़ास तौर से उन गरीबों के सामने जिनके डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, जो रोज़ दिहाड़ी का काम करते हैं, वो कब जाएंगे कागज़ लाने, फिर लाइन में लगेंगे, कितने दिनों की उनकी रोज़गार जाएगी। भटके जमातों का क्या होगा, VJNT जिनके कहाँ पैदा हुए पता ही नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, शेड्यूल ट्राइब्स का क्या होगा। और मैंने उनसे ये खास तौर से कहा कि ये कानून आ गया जो धर्म के आधार पर संविधान का विरोध इसलिए करता है कि अगर आसाम का केस ले हम स्पेसिफिक, तो वहाँ 19 लाख NRC से बाहर थे, जिसमें से 14 लाख तो इस कानून से अंदर हो जाएंगे और 5 लाख को सिर्फ इसीलिए हम बाहर करेंगे कि उनका धर्म मुसलमान है। तो धर्म के आधार पर हम 5 लाख लोगों के साथ जुल्म करेंगे, जो कि आर्टिकल 14 और 21 उसकी इजाजत नहीं देता। तो इन सब के साथ क्या होने वाला है ये सरकार ने क्लियर करना चाहिए, ये विनंती हमने गडकरी जी से की। लिखना चाहूंगा कि बहुत अच्छी पहल है कि लोगों के साथ बात हो रही है, उन्होंने सबसे बात करनी चाहिए, सबकी शंकाओं का निरसन करना चाहिए। ऐसा ना हो कि नोटबंदी के टाइम कहा गया था कि काले धन वाले लाइन में लगे, लेकिन हम सबको लाइन में लगना पड़ा और 200 गरीब लोग मर गए। हमने ये भी बताया कि असम में NRC हुआ, 52,000 कर्मचारी, 1600 करोड़ रुपए, 3 करोड़ लोगों को में से 19 लाख ढूंढने के लिए 6 से 8 साल लग गए। तो 125-130 करोड़ के लिए कितना लगेगा? तो ये सारे प्रश्न हैं। एक हिसाब से आपने सरकार को एक सुझाव ही दिया है, तो ये सुझाव सरकार ने माना क्या या गडकरी साहब ने माना क्या? गडकरी साहब कहे कि मैं बात करूंगा, आप मुझे इसके और एक डिटेल नोट दीजिए, वो हम डिटेल नोट उनको देंगे इसकी। तो इसका मतलब उन्होंने मान लिया, जो आपने उनके सामने एक प्रश्न खड़े किए वो उन्होंने एक्सेप्ट किए, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि आपके सुझाव को वो स्वीकार करना चाहते हैं? अब देखिए, सरकार से हमको हमेशा ये उम्मीद और सरकार पे विश्वास होता है कि सरकार लोगों की है और डेमोक्रेसी में तो लोगों की ही होती है, ऐसा एक हमारा समझ है। तो लोगों की बात सुन के सरकार ने निर्णय लेना, ये एक डेमोक्रेटिक सरकार से उम्मीद होती है। हाँ, अगर डिक्टेटर सरकार है या डिक्टेटरशिप है तो फिर लोगों का सुनना ही नहीं है, वो अपने दिल से करना है। तो ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, सबने संविधान की कसम लेके आए हैं, तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो जो जनता से उनको सुझाव आ रहे हैं उनको मानेंगे। क्या आपके एक भी प्रश्न का उत्तर वो पूरी तरह दे नहीं पाया, आपको समाधान नहीं कर पाए? मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि मेरा किसी भी प्रश्न पे समाधान नहीं हुआ है, या वो कर नहीं पाए? हाँ, उन्होंने जो कहा मेरा अपना समाधान नहीं हुआ, क्योंकि मुझे किसी भी लीगल एंगल से उनका कोई भी आंसर नहीं मिला।